So, hello, welcome back to our channel. It's Success Journey. Here you find all the NCRTs of class 6 to 12th. Today we are going to check NCRT class 7th Medieval History, Chapter 1 New King and Kingdom. So, let's start. तो बिटवीन 7th और 12th सेंचुरी में क्या हुआ था, कुछ राजा आए थे जिनका जो नॉर्थ सेंटर में हर्षवर्धन रूल करते थे। चालुक्यास मतलब डेक्कन में राष्ट्रकूटास और पांड्यास। तो चालुक्यास के बाद राष्ट्रकूटास आने लगे, इसके बाद पांड्यास के बाद इंपीरियल पावर। ओके, तो हियर यू कैन सी ये जितना एरिया है ये हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन। और ये जितना एरिया है ये सब पांड्यास का था। पांड्यास। और ये जितना एरिया है ये राष्ट्रकूटास का था। ये ऑल इंडिया मैप। तो इन जगहों पे ये 7th to 12th सेंचुरी आते आते इन राजाओं ने रूल किया इन सारी स्टेट्स एंड इंडिया पे हमारे। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ऐसे करते अपना आ गया 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी में अपन न्यू डायनेस्टी फॉर्म हुआ। ठीक है, न्यू डायनेस्टी जैसे गुर्जर प्रतिहास, राष्ट्रकूट और पालास। तो ये तीनों फाइट करते थे अपने एक प्लेस के लिए जिसका नाम था कन्नौज। कन्नौज एक नदी के किनारे एक जगह था जहाँ वो बहुत फर्टाइल है। ठीक है, फर्टाइल फॉर फार्मिंग। तो इसके लिए ये तीनों राजाज लड़ा करते थे आपस में। तो ये सारे वो थे जो एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं एनसीईआरटी की ओर। Emergence of new dynasties by 7th century, many big kings come. 7th सेंचुरीज में बहुत से राजास, बड़े बड़े राजास, लैंडलॉर्ड्स आने लगे जिनको हम सबऑर्डिनेट बोला करते थे। सबऑर्डिनेट जो वहाँ के बड़े लैंडलॉर्ड से ज़मींदार थे उनको हम बोलते थे। और इन सब ऑर्डिनेट्स के मेनली 3 फंक्शंस थे। पहला, वो कोर्ट में प्रेजेंट रहते थे, उनको मिलिट्री सपोर्ट करना था, आर्मी सपोर्ट। और तीसरा, वो टैक्स कलेक्ट करते थे और एनसीईआरटी यूज़ करता है गिफ्ट अपने प्रजा से। वो गिफ्ट जो है टैक्स के तौर पे लेते थे और उसको जो टैक्स रेवेन्यू होता था, जो टैक्स उन लोग लेके आते थे, उन लोग फिर उस टैक्स से बिल्डिंग्स, मेकिंग बिल्डिंग्स, आर्मी सपोर्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग यूज़ करते थे। ये सारे 7th सेंचुरी के बाद, 7th सेंचुरी एंटर हुआ, उस 7th सेंचुरी में ये सारे सबऑर्डिनेट्स
जो है इलेक्ट किए गए और उनके अलग अलग फंक्शन उनको अलॉट कर दिए गए। सही है। तो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन किंगडम, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ऐसा था कि दे शेयर्ड पावर टू देयर सबऑर्डिनेट। वो अपने पावर्स, जो वहाँ के किंगडम थे, वो अपने पावर अपने सबऑर्डिनेट्स मतलब वहाँ के ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स को शेयर करते थे, और वही लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू ऑब्टेन फ्रॉम ट्रेडर्स। तो जो वो रेवेन्यू लेके आते थे, जो उनसे जो रेवेन्यू ऑब्टेन होता था, उनका यूज टू हैव बिल्डिंग में करते थे, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइट वॉर। वो अक्सर फाइट वॉर में और बिल्डिंग्स में इन्वेस्ट करते थे। तो अब आते हैं प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स में। प्रशस्ति एक वहाँ पे एक प्रक्रिया था जिसमें जो किंग्स थे प्रोवाइड लैंड टू ब्राह्मण्स। जो वहाँ के राजा थे वो ब्राह्मण्स को ज़मीन देते थे, और ज़मीन देने के बाद जो उनका जो एग्रीमेंट होता था, एक साइन होता था कि हाँ मैंने आपको लैंड ज़मीन दिया। तो वो जो एग्रीमेंट था वो कॉपर प्लेट में लिखा जाता था। कॉपर प्लेट में लिखते थे कुछ ऐसा, कुछ कॉपर प्लेट रहता है जिसमें किंग्स ब्राह्मण्स को जो ज़मीन दिए हैं वो सारी इसमें लिखा रहते थे। एक क्लोजर लुक द चोलास। चोलास एक जगह था जहाँ चोलास के टाइम पे जो टेम्पल्स थे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, बिकॉज जो वहाँ के टेम्पल्स थे, उन टेम्पल्स में चोलास के लोग सारा इम्पोर्टेंट चीज़ रखा करते थे, बहुत प्रीशियस चीज़ रखा करते थे, जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह जो भी उनका प्रीशियस चीज़ था वो यहाँ रखते थे। प्रीशियस थिंग वेयर केप्ट इन टेम्पल। और दे लिव्ड इन नियर कावेरी रिवर। वो कावेरी रिवर में रहना ज़्यादा पसंद करते थे, क्योंकि कावेरी रिवर का जो ज़मीन था, वहाँ पे जो ज़मीन थे वो बहुत फर्टाइल थे फॉर एग्रीकल्चर के लिए। ओके, एग्रीकल्चर। और यहाँ बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शंस वगैरह भी देखे गए। ठीक है। तो वहाँ के टेम्पल्स कुछ इस प्रकार ऐसे होते थे, और इन्हीं टेम्पल्स में वो अपना सारा सोना गहना जो भी उनका प्रीशियस होता था वो इसी टेम्पल्स में रखते थे, क्योंकि उनका मानना था क्योंकि उस टाइम पे टेम्पल्स बहुत सेफ थे। और यहाँ के लोग, चोलास के लोग अधिकतर प्रतिष्ठ थे, गार्डनर मेकर थे, कुक्स थे, स्वेपर थे, म्यूजिशियन और डांसर्स एक्सेट्रा। जैसे बहुत से लोग वहाँ के जो वहाँ के ऑक्यूपेशन जो करते थे काम, वो अधिकतर यही सब काम करते थे। और चोलास के लोग वर्शिप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वर्शिप हो गया, वर्शिप भक्ति भावना। उनके टाइम पे भक्ति भावना बहुत बहुत ही ज़्यादा होता था, क्योंकि पहले के लोग, चौरास के लोग भक्ति भावना को बहुत ज़्यादा मानते थे, अपने वर्शिप अपने गॉड्स को बहुत मानते थे। ठीक है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ, तो मैं एज ए एस्पिरेंट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, एज टीचर नहीं। तो आप लोग अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग एनसीईआरटी से कवर कर लेना। ठीक है। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन आपको पता है, कावेरी रिवर के बाजू में होता था, और कावेरी रिवर का बगल में जो भी ज़मीन थे वो बहुत फर्टाइल थे एग्रीकल्चर के लिए। तो वहाँ के लोग ज़्यादातर कावेरी रिवर के बगल में ही अपना जो भी है सेटलमेंट जो करते थे अपना, क्योंकि पहले जो चोलास के व्यक्ति थे, चोलास के टाइम पे
एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि खाने के लिए कुछ होता नहीं था उनके पास ज़्यादातर, एंड इरिगेशन पे उन लोग ज़्यादा फोकस करते थे। जैसा कि बे ऑफ बंगाल में होता है इरिगेशन बहुत, और वहाँ ज़्यादातर राइस, वेट, बारले ये सब की ज़्यादा खेती हुआ करती थी। ठीक है, और ये सारी चीज़ें 9वीं सदी तक एग्रीकल्चर का जो प्रोसेस है वो 9th सेंचुरी तक आते आते स्टार्ट हुआ था। जैसा कि आप देख सकते हो, ये कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर। और इसमें कुछ तो इम्पोर्टेंट है नहीं, बाकी तभी छूट रहा है, आप इसे एक बार पढ़ लेना। ठीक है, पढ़ने से सारा चीज़ एक्सप्लेन हो, जो बाकी जो जितना इम्पोर्टेंट था, जो मेन एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से होता है, जो पूछा जाता है, मैं वो सब आई थॉट मैं कवर कर लिया हूँ। बाकी आप देख लीजिएगा कि क्या छूट रहा है क्या नहीं। बाकी जो इम्पोर्टेंट मेन टॉपिक था मैं वो तो बता दिया, बाकी आप कवर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।